नमस्कार। आइए क्विज और इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के सवाल जवाब को देख लेते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है, मार्क दी ऑड वन आउट, यानी कि जो औरों से भिन्न है उसको हमें मार्क करना है। इसके साथ एक हिंट भी दिया गया है कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक फॉर रिटेल कस्टमर्स, यानी जो भी कोई ये विकल्प दिए गए हैं ये एक व्यावसायिक कमर्शियल बैंक के रिटेल कस्टमर यानी खुदरा कस्टमर लागू होते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि खुदरा कस्टमर के लिए क्या है। सेविंग्स और डिपॉजिट्स। खुदरा कस्टमर के सबसे बड़ी बात सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, बचत खाता होता है और बाकी जो जमा योजनाएं डिपॉजिट्स होती हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल रिटेल कस्टमर्स के लिए है। आगे देखते हैं, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। क्रेडिट यानी कि किसी को ऋण जो भी चाहिए। दूसरी चीज कि कहीं भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा निवेश करना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग उनको सलाह मशवरा देते हैं। बिल्कुल जी हाँ, ये रिटेल कस्टमर्स के लिए, खुदरा कस्टमर्स के लिए हम ये काम करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है, ये हमारा प्रोडक्ट है ये। गिविंग गुड कस्टमर सर्विस। अब देखिए, अच्छी कस्टमर ग्राहक सेवा देना ये तो हर बैंक का, हर डिपार्टमेंट का ये काम है। तो केवल रिटेल कस्टमर्स के लिए ये मुझे ठीक नहीं लगता। चलिए देखें आखिरी विकल्प क्या है, पेमेंट। खुदरा कस्टमर्स के लिए हम पेमेंट करते हैं, उनके लिए रेमिटेंस करते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, यानी कि सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, पेमेंट, रेमिटेंस। ये तीन विकल्प नंबर 1, 2 और 4 ये कमर्शियल बैंक और रिटेल के लिए जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनके डिफाइन करता है। लेकिन गिविंग गुड कस्टमर सर्विस औरों से भिन्न है। तो इस सवाल का जवाब यही आता है, विकल्प नंबर 3, यानी गिविंग गुड कस्टमर सर्विस। अगला प्रश्न है, बेनिफिट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग डू नॉट इंक्लूड। खुदरा बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग के काफी सारे फायदे हैं बैंक के लिए। तो कौन कौन सा इसके अंदर ऐसा है जो कि नॉट, देखिए जब भी कभी ये आए तो नॉट जरूर देखेगा कि ये उल्टा हो जाता है कुछ। तो नॉट इंक्लूड लो कॉस्ट फंड्स। पहला विकल्प कहता है लो कॉस्ट फंड्स। जो खुदरा कस्टमर है, खुदरा बैंकिंग है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स हमेशा लो होते हैं, क्योंकि बचत खाता वगैरह ये सब इनका मूल्य काफी कम होता है। वाइड डिपॉजिट बेस। अब बचत खाते देखिए कितने ढेर सारे खाते होते हैं, कितना जो है डिपॉजिट का, जो डिपॉजिट्स हैं कितने लोगों के अंदर से आते हैं। तो डिपॉजिट का बेस बहुत ही वाइड है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये भी रिटेल बैंक में बिल्कुल सही है। वाइड लोन कस्टमर बेस। ऋण भी देखिए छोटे 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 ढेर हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, सैलरी लोन हो, होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, कितने भी लोन होते हैं, लोन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये पहला वाला विकल्प बिल्कुल रिटेल बैंकिंग को डिफाइन करता है। हाई एनआईएम। एनआईएम का मतलब होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी जो भी कोई हम जमा लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, उस पर जो हम ब्याज कस्टमर्स को देते हैं और जो हम ऋण देते हैं उसके अंदर जो ब्याज हम लेते हैं, दोनों में कितना फर्क है उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो खुदरा कस्टमर को, ग्राहक को जो हम लोन देंगे उसके अंदर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर काफी हाई होगा। तो एनआईएम भी बिल्कुल उसके अंदर ऊंचा हो जाता है, काफी अच्छा एनआईएम होता है। और हाई स्प्रेड, यानी कि जो भी कोई हमारा बेस का रेट है, जो भी ब्याज दर है जिसके ऊपर हम अपना, जिससे ज्यादा हम लेते हैं उसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो खुदरा ग्राहक के लिए एनआईएम हाई स्प्रेड होता है, स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। अगर यही कोई अगर व्यावसायिक कॉमर्शियल लोन होता है उसके अंदर स्प्रेड बहुत कम होता है, कभी कभी अपने बेस रेट के बराबर ही दे देते हैं। लेकिन रिटेल बैंकिंग के अंदर, जो कि खुदरा बैंकिंग है, उसके अंदर स्प्रेड हमारा ज्यादा होता है। फी बेस्ड इनकम भी होती है, यानी कि दूसरा विकल्प भी रिटेल बैंकिंग को डिफाइन करता है। तो इसकी वजह से ये भी नहीं आया। चलिए तीसरा है विकल्प, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्सेज लीडिंग टू लो वॉलेटिलिटी।
यानी कि जो हमारी आय होती है, इनकम होती है, वो डाइवर्स होती है, विविध जगह जगह से आती है, ये नहीं कि एक ही सोर्स से आ रही हो। तो जो यहाँ पे इतना, पहले हमने देखा कि वाइड डिपॉजिट बेस है, लोन कस्टमर बेस वाइड है, यानी कि हमारी इनकम भी जो है वो बहुत सारे लोगों, चाहे छोटी छोटी इनकम हो लेकिन बहुत सारे लोगों में से आएगी। तो ये भी एक रिटेल बैंक की खासियत है। आखिरी विकल्प है बल्क हाई वैल्यू लोन्स। बल्क का मतलब होलसेल का, बड़े बड़े लोन होते हैं, रकम में भी उनकी जो सारा जो भी कोई उसके लिए देखभाल करनी है हर के लिए बहुत बड़ा, ये किस में आएगा? होलसेल के अंदर आएगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर आएगा, रिटेल बैंकिंग नहीं है। यानी कि चौथा विकल्प सही है इस प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि जो हमारे खुदरा बैंकिंग के जो बैंक के अंदर बेनिफिट होते हैं उसके अंदर बल्क हाई वैल्यू लोन्स नहीं आती। अगला प्रश्न है, फॉलोइंग आर नॉट चैलेंजेस फॉर रिटेल बैंकिंग। यानी खुदरा बैंकिंग के लिए कौन कौन सी चीज एक परेशानी का सबब नहीं रखते हैं? चलिए पहला विकल्प देखते हैं, लार्ज ब्रांच नेटवर्क फॉर रीचिंग कस्टमर्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, जोग्राफिकल स्प्रेड। अब देखिए, जहां के आपको रिटेल बैंकिंग करनी है, खुदरा ग्राहक के पास जाना है, देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक कितनी जगह ब्रांचें खोलनी होती हैं। तो लार्ज ब्रांच नेटवर्क तो होगा ही, बहुत सारी ब्रांचेस शाखाएं खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी दूरी को कस्टमर्स को, कोई कस्टमर हमारा अरुणाचल प्रदेश से कलकत्ता में आके तो खाता खोलेगा नहीं। तो इसीलिए रिटेल बैंकिंग के लिए वाकई ये एक चैलेंज होता है, एक परेशानी होती है कि इतनी सारी शाखाएं खोले। चलिए दूसरा लेते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन। यानी कि जो भी कोई हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो बचत खाता हो, चाहे वो ऋण हो, चाहे कोई जमा योजना हो, चाहे ऋण की योजना हो, उसके अंदर तरह तरह के भिन्न भिन्न तरह के हमको प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, हर जगह की जरूरियात अलग अलग होती हैं। उसके हिसाब से प्रोडक्ट इनोवेशन, जी हाँ बिल्कुल, रिटेल बैंकिंग के अंदर प्रोडक्ट इनोवेशन हमको लाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से काफी सारा परेशानी आती है। तो ये भी रिटेल बैंकिंग का एक हिस्सा है। न्यूमरस ट्रांजेक्शन, देखिए संख्या, जो भी कोई लेन देन होता है उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो रिटेल बैंकिंग है, छोटे छोटे कस्टमर होते हैं, 100 रुपए का चेक होगा, 1000 रुपए का, लाख रुपए का होगा, ढेरों होते हैं, ढेरों। जबकि अगर यही कोई बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, उसके अंदर एक एक ट्रांजैक्शन का, लेन देन की वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी, लाखों में करोड़ों में होगी, लेकिन उनके संख्या कम होगी। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर न्यूमरस ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लेन देन की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो पहले तीन ने तो रिटेल बैंकिंग का सही माना है, बिल्कुल सही उतरते हैं। देखिए चौथा विकल्प क्या है, लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन कस्टमर्स वर्क प्लेस एंड प्लेस ऑफ परमानेंट स्टे। अब आदमी कहाँ काम करता है, कहाँ उसका रहना है, और उसके अंदर अगर बहुत सारा बहुत दूरी है, उससे बैंक को क्या लेना देना। यानी कि ये चौथा विकल्प, ये रिटेल बैंकिंग के लिए चैलेंज नहीं है, कोई इसको रिटेल बैंकिंग से इसका लेना देना नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर चौथा विकल्प है। अगला प्रश्न लेते हैं कि मार्क दी ऑड वन आउट। फिर देखिए ऑड वन आउट, इसके अंदर चार एक तरह के होंगे, एक एक सॉरी चार है ये, तो तीन एक तरह के होंगे, चाहे तीन सही हो एक गलत हो, या तीन गलत एक सही। तो मार्क दी ऑड वन आउट। अब ये किसके बारे में है? रिगार्डिंग कस्टमर सेगमेंटेशन, ये की यानी कि जो ग्राहक हैं उनको किन किन किस तरह से हम उनको हिस्से में बांटते हैं। पहला विकल्प देखिए, कस्टमर्स प्रॉक्सिमिटी टू द ब्रांच, यानी कि ब्रांच से वो कितने करीब है, 100 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। तो ये कस्टमर्स का जो सेगमेंटेशन हम करते हैं उसके अंदर कहीं भी ये नहीं आता है कि वो ब्रांच से कितने दूर पर है। ग्राहकों का जो विभाजन करते हैं हम अलग अलग तरीके से, वो शाखा से कितने 100 मीटर, 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर नहीं करते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि मान लीजिए कोई, हम बेंगलोर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, और हमारा ग्राहक
असम में है, कश्मीर में है, वो वाली उसको कहते हैं भौगोलिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन में ये नहीं आएगा। दूसरा चलिए देखते हैं विभाजन कैसे करते हैं। कस्टमर्स डिपॉजिट नीड्स, ग्राहक को किस किस तरह के जमा योजना चाहिए, किसी को बचत चाहिए, किसी को रिकरिंग डिपॉजिट चाहिए, किसी को टर्म डिपॉजिट चाहिए। तो जी हाँ, जिस तरह का भी कस्टमर ग्राहक जिस शाखा के अंदर ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम विभाजन करते हैं। तीसरा देखें, कस्टमर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट। अब ग्राहक को किस तरह का ऋण चाहिए उसके ऊपर तो विभाजन करना ही पड़ेगा ना। मान लीजिए कहीं पे सारे व्हीकल लोन हो रहे हैं वाहनों के लिए, तो वहां पे उस तरह का हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी जगह पे पता चला कि होम लोन, मकान के लिए लोन ज्यादा है, ऋण ज्यादा है, तो उस तरह का हमें अपना सारा प्रावधान करना पड़ेगा। तो ग्राहक के ऋण के जरूरियात के हिसाब से हम विभाजन करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं। चलिए चौथा देखिए, कस्टमर्स पर्सनल प्रोफाइल कि जाति तौर पे ग्राहक किस तरह से है, अमीर है, उसकी क्या उम्र है, उसके क्या रीति रिवाज है, इस सब पे भी करते हैं। यानी कि देखिए कि पहला विकल्प है जो कि हमें ग्राहक को विभाजन में काम नहीं आता है, जबकि दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा, इसके हिसाब से हम ग्राहकों का विभाजन करते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन करते हैं। इसलिए ऑड वन आउट जो अलग है वो विकल्प नंबर 1 है। ये प्रश्न क्या कहता है? डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, ज्योग्राफिकल, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। यानी डेमोग्राफिक का मतलब है जनसंख्या के आधार पर, साइकोग्राफिक यानी मनोवैज्ञानिक, ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक, और बिहेवियरल का मतलब है व्यवहार के हिसाब से। इस तरह का जब हम कस्टमर्स को अलग अलग विभाजन करके अलग अलग श्रेणी में डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? अब विकल्प देखते हैं। वैल्यू बेस्ड अप्रोच, वैल्यू बेस्ड अप्रोच मतलब कि किस खाते में से हमको कितना फायदा हो रहा है, उसका मूल्य क्या है। तो जहां हमें ये देखना है कि खाते में से उस शख्स से या उस अकाउंट से या उस ग्रुप ऑफ अकाउंट में से हमें कितना फायदा हो रहा है, तो वो डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक, ज्योग्राफिकल, बिहेवियर में नहीं आता। यानी कि ये नहीं रिप्रेजेंट करता, वैल्यू बेस्ड अप्रोच डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, ज्योग्राफिकल, बिहेवियर सेगमेंटेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। फिर भी देखिए बाकी विकल्प क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच, अभी ट्रेडिशन मतलब परंपरागत, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब परंपरागत तरीका। हम जब विभाजन करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो जो परंपरागत जो तरीका है वो क्या है? बिल्कुल, देखिए परंपरागत तरीके में हम जनसंख्या के आधार से, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से, भौगोलिक कौन सी चीज कहाँ है, जो आसाम में जो चीजें होंगी वो गुजरात में नहीं होंगी, सोचने का तरीका। तो ज्योग्राफिकल जो वहाँ का वातावरण है, जो क्लाइमेट है, वो फर्क होंगे, वहाँ की जरूरत फर्क होंगे। तो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन करते हैं तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, परंपरागत तरीका है। बिहेवियरियल, बिहेवियरल का मतलब ये है कि अब जिस तरह से सोच जो पेश आने का तरीका, वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन को कहते हैं। ये सब चीजें ट्रेडिशनल अप्रोच में आती है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अब आता है बोथ वैल्यू बेस्ड अप्रोच एज वेल एज ट्रेडिशनल सेगमेंट। तो ये चार चीजें सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच को दिखाती हैं, वैल्यू बेस्ड अप्रोच को नहीं दिखाती। अंतिम विकल्प है, इट इज नॉट अ डिफाइंड अप्रोच बट इज सिंपली एन असेसमेंट ऑफ नीड्स। डिफाइन तो क्या किया ना, उसको हमने उसको बताया क्या चीज है। ट्रेडिशनल अप्रोच ही डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और ज्योग्राफिकल बिहेवियर सेगमेंटेशन करता है, ना कि। तो ये
बिल्कुल सही तरीके से इसको हमने इसका बयान किया हुआ, डिफाइन किया हुआ है। और आंकलन के तरीके, ये चीज सेगमेंटेशन में नहीं आता है। यानी कि सेगमेंटेशन के अंदर डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और ज्योग्राफिकल बिहेवियर सेगमेंटेशन रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल अप्रोच को ही रिप्रेजेंट करता है, परंपरागत तरीके को करता है। तो इस प्रश्न का आंसर है विकल्प नंबर 2। प्रश्न है, फॉलोइंग अ वैल्यू बेस्ड अप्रोच द बैंक नीड नॉट कंसिडर। वैल्यू बेस्ड अप्रोच में क्या होता है? मूल्य के हिसाब से हमें किसी से कितना फायदा होगा, वो वैल्यू हो गई। प्रॉफिट, वैल्यू, फायदा। तो जब वैल्यू बेस्ड तरीका जब हम निकालते हैं सेगमेंटेशन के लिए, विभाजन करने के लिए, तो बैंक को किस चीज को नहीं सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना है? तो पहले देखिए कल्चरल वैल्यूज ऑफ द कस्टमर। कल्चरल वैल्यू क्या, कल्चर है उसका क्या, उसका अब किस ग्राहक की क्या संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से तो हम नहीं विभाजन करते। तो वैल्यू बेस्ड अप्रोच के अंदर ये वाला बिल्कुल पहला विकल्प गलत है। चलिए दूसरा विकल्प देखते हैं, कॉस्ट पर कस्टमर, यानी कि प्रति ग्राहक बैंक को कितना व्यय करना पड़ता है, कितना खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। वैल्यू बेस्ड अप्रोच के अंदर कि हमारा कितना नफा नुकसान है तो देखना ही पड़ेगा, प्रति ग्राहक हमारा कितना खर्चा आएगा। तो इसका मतलब वैल्यू बेस्ड अप्रोच के अंदर हमें कॉस्ट पर कस्टमर कंसिडर करनी ही है, देखनी है हमको, यही तरीका है। तीसरा विकल्प देखिए, एस्टैब्लिशिंग और बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। रिलेशनशिप, एक व्यवहार करना है किसी के साथ, एक बहुत लंबा संबंध करना है। मतलब ये है कि ये नहीं कि बैंक एक खाते के अंदर नुकसान उठाएगा, नहीं। किसी में, क्योंकि हमें अपने ग्राहक के साथ एक लंबा संबंध रखना है, तो हो सकता है हम कहीं थोड़ा बहुत अपना इनकम कम भी हम लोग मान लेते हैं, उसको कहते हैं वैल्यू बेस्ड अप्रोच। क्योंकि ठीक है, एक जगह हमें कम थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह में तो हमें पैसा मिल रहा है बैंक के लिए। अगर सारा उसका सारे खाते देख ले, सारे अकाउंट्स देख ले, सारी डीलिंग देख लें, सारा व्यवहार उसके साथ देख ले, तो बैंक को उसके अंदर नफा ही नफा है। यही वैल्यू बेस्ड अप्रोच है। तो ये वाकई बिल्कुल वैल्यू बेस्ड अप्रोच है। चौथा विकल्प देखें, रेवेन्यू पर कस्टमर, हमें कितना फायदा होता है किसी कस्टमर से, कितना हमें आय होती है, तो वही तो हुआ रेवेन्यू पर कस्टमर, कि ग्राहक से हमें कितना आमदनी होती है। यही है वैल्यू बेस्ड अप्रोच। यानी कि विकल्प नंबर 2, 3 और 4 ये वैल्यू बेस्ड अप्रोच को बताते हैं, और विकल्प नंबर 1 नहीं बताते। तो बैंक नीड नॉट कंसिडर, यानी कि हमें कल्चरल वैल्यूज ऑफ द कस्टमर, संस्कृति के ऊपर हमको सेगमेंटेशन नहीं करना है, विभाजन नहीं करना है। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अब प्रश्न है द प्रोफाइल ऑफ अ रिच महाराष्ट्रियन, अमीर मराठी हिंदू परिवार। कौन सा ऐसा अमीर मराठी हिंदू परिवार जो कि सोचता है कि अक्षय तिथि जो त्योहार है, उस पे उनको सोना खरीदना ही खरीदना है, ये जरूरी है। जब ऐसा कोई परिवार है तो उसको किस तरह से विभाजन किया जाएगा? तो देखिए डेमोग्राफिक यानी जनसंख्या के हिसाब से वो हो गया फैमिली। ज्योग्राफिक प्रोफाइल, कहाँ का, मतलब मराठी लोग, क्योंकि अक्षय तृतीया महाराष्ट्र के लोग, हिंदू फैमिली, महाराष्ट्र की हिंदू फैमिली अक्षय तृतीया को बहुत ही बड़ा त्योहार मानती। तो ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई। वैल्यू बेस्ड प्रोफाइलिंग अप्रोच, वैल्यू बेस्ड प्रोफाइलिंग अप्रोच हमने देखा कि इसके अंदर क्या है कि किसी खाते में से कितना हमें फायदा होना है। तो खाते हम देखते हैं कि उस ग्राहक के क्या क्या खाते हैं, उसके अंदर वो अमीर है, कौन से प्रांत से है, कौन से रिलीजन फॉलो करता है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये गलत है, डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, ये सही लग रहा है। बाकी फिर देखते हैं तीसरा चौथा विकल्प क्या है।
चौथा विकल्प कहता है साइकोमेट्रिक एंड बिहेवियरल प्रोफाइल, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल उसका क्या है, और इस ग्राहक का व्यवहार कैसा है। साइकोमेट्रिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार कैसा करता है, ये भी हमारा ट्रेडिशनल तरीके में आता है, तो वैल्यू बेस्ड नहीं आता। तो ये भी पहला नंबर और तीसरा नंबर ये ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है, परंपरागत अप्रोच में। चौथा नंबर डेमोग्राफिक एंड बिहेवियर, हमने देख लिया डेमोग्राफिक हमारा आ रहा है परंपरागत ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। और ज्योग्राफिक का मतलब क्या है कि कहाँ का रहना, महाराष्ट्रियन आ गया, ज्योग्राफिक आ गया कौन से इलाके का है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ 2 नंबर विकल्प वो ये 2 नंबर विकल्प के लिए उसका अमीर या गरीब होना, कौन से प्रांत का होना, कौन से रिलीजन फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर विकल्प ही है सही उत्तर। ये प्रश्न कहता है कि द पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज, बाजार को जो हम अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं उसका ध्येय क्या है, वो क्यों करते हैं। चलिए इसके विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है मार्केट सर्वे। अब बाजार का जो सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण के बाद हमें डाटा मिलता है जिसको हम समझते हैं और उससे मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये इससे सिर्फ हमको मिलती है जानकारी, ये उसका पर्पस नहीं है। मार्केट सेगमेंटेशन का पर्पस नहीं है, ये सिर्फ हमें डाटा देता है, जानकारी देते हैं। चलिए मार्केट एनालिसिस क्या है। मार्केट एनालिसिस जो विश्लेषण है उसका, यानी कि मार्केट सर्वे, जो कि हमने बाजार का जो सर्वेक्षण किया उसको फिर हम समझते हैं, उसका आंकलन करते हैं, वो एनालिसिस हुआ। तो वो भी मार्केट सेगमेंटेशन का पर्पस नहीं हुआ, उसका ध्येय नहीं हुआ, उसका एक जरिया हुआ, इससे हम सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। चलिए तीसरा ले, मार्केट पोटेंशियल, यानी कि उसकी क्षमता क्या है, बाजार की क्षमता क्या है, इसको हमने सर्वे करने के बाद रॉ डाटा लिया, उसके बाद उसका सर्वे विश्लेषण किया, अब हमें पता चलता है मार्केट का पोटेंशियल क्या है, मार्केट का क्षमता क्या है। तो अभी तो हमने सिर्फ एक मार्केट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इससे मार्केट को विभाजन करने का ये पर्पस नहीं है। चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है कि मार्केट प्रोफाइलिंग। हाँ, मार्केट का क्या प्रोफाइल है, यही है मार्केट सेगमेंटेशन। क्योंकि जब हम सर्वे कर लेते हैं, सर्वे को हम एनालाइज करते हैं, उसके फिर बाजार का क्षमता निकालते हैं, फिर हम कहते हैं कि इस बाजार के अंदर ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा, इस बाजार में ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा, अलग अलग। और वही हमारा ध्येय है मार्केट सेगमेंटेशन का। यानी कि द पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज मार्केट प्रोफाइलिंग। बाकी 3 चीजें हैं वो उसको करने का जरिया है, लेकिन उसका जो पर्पस है, उसका ध्येय है, वो है मार्केट प्रोफाइलिंग। यानी विकल्प नंबर 4 ही सही उत्तर है। ये प्रश्न कहता है द लायबिलिटी प्रोडक्ट्स इन रिटेल बैंकिंग डू नॉट इंक्लूड, नॉट का मतलब नहीं। चलिए लायबिलिटी प्रोडक्ट क्या मतलब होता है। लायबिलिटी का मतलब जहां हमें कुछ देना है, जहां हमें कोई हम बैंक को क्या देना होता है, लौटाना होता है, वो है अगर किसी ने हमारे पास कुछ पैसा जमा कराया तो उसको हमें लौटाना है, वो हमारी लायबिलिटी है। अगर हमने किसी को ऋण दिया है तो वो पैसा हमारे पास आएगा बाद में, वो हमारा एसेट है। तो द लायबिलिटी प्रोडक्ट्स इन रिटेल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग के अंदर लायबिलिटी के प्रोडक्ट्स डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या नहीं उनके अंदर आता। अब देखिए पर्सनल लोन, पर्सनल लोन, देखिए ये लोन है, हमने किसी को लोन दिया है, ये तो हमारा एसेट हुआ ना, हमारी लायबिलिटी तो नहीं हुई। जब ये लायबिलिटी नहीं है यानी कि प्रश्न में ये नहीं बैठता। तो पर्सनल
पर्सनल लोन टू सैलरीड क्लास, क्योंकि ये एक ऋण वाला प्रोडक्ट है इसलिए ये इंक्लूड नहीं होता है लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर। फिर भी देखिए बाकी विकल्प क्या है। दूसरा विकल्प है सेविंग्स बैंक, बचत खाता। जब ग्राहक लोग हमारे बैंक के अंदर आकर पैसा जमा करते हैं, उस पैसे को हमें जब वो चाहे, जब वो मांगे तो हमें वापस करना है, तो वो हमारा लायबिलिटी प्रोडक्ट ही है और खुदरा बैंकिंग का ही है। तो ऐसा ही तीसरा विकल्प देखिए, चालू खाता, करंट अकाउंट, इसमें भी हमें पैसा वापस करना है, ये हमारा लायबिलिटी प्रोडक्ट है और रिटेल बैंकिंग के लिए है। टर्म डिपॉजिट, जमा योजना, मियादी जमा योजना, इसके अंदर तो टर्म डिपॉजिट भी हमको वापस करना है और ये लायबिलिटी प्रोडक्ट है क्योंकि हमें पैसा वापस करना है। इसीलिए देखिए कि विकल्प नंबर 2, 3 और 4 ये हमारे लायबिलिटी प्रोडक्ट हैं, जबकि विकल्प नंबर 1 नहीं है। और यही ये पूछ रहे हैं कि डू नॉट इंक्लूड, कौन सा उसको नहीं, किसमें नहीं सम्मिलित है। इसका मतलब विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न है डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटेल बैंकिंग एसेट प्रोडक्ट। मतलब कि ये इन जो 4 विकल्प दिए हुए इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि खुदरा बैंकिंग में रिटेल बैंकिंग का एसेट, एसेट का मतलब क्या हुआ, एसेट का मतलब जिसके अंदर हमको पैसा वापस आना है। लायबिलिटी हुआ जिसमें हमें किसी का पैसा देना है, यानी कि जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो हमारे पास पैसा जमा होता है वो हमें वापस करना होता है किसी को, तो लायबिलिटी होता है। और जो ऋण हमने दिया हुआ है, लोन्स दिए हुए हैं, उसके अंदर हमें पैसा हमारे पास आना है, तो वो एसेट प्रोडक्ट होता है। तो हमें देखना है कि एसेट प्रोडक्ट का मतलब कि कहां, जहां हमने पैसा ऋण पे दिया हुआ है, और रिटेल बैंकिंग मतलब खुदरा। चलिए देखते हैं। लोन्स टू परचेज व्हीकल, किसी वाहन को खरीदने के लिए, कोई स्कूटर है, कोई मोटर कार है, उसको खरीदने के लिए हमने अगर लोन दिया हुआ है, ऋण दिया हुआ है, तो लोन दिया वो एसेट हो गया। और व्हीकल्स के लिए हो गया वो खुदरा बैंकिंग, क्योंकि इंडिविजुअल्स को ही देंगे। कॉर्पोरेट्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर हम व्हीकल्स परचेज करने के लिए अगर हम लोन देते हैं, तो वो रिटेल में नहीं आएगा, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में आएगा। ठीक है, चलिए तो लोन टू सैलरीड क्लास पर्सनल लोन। अब देखिए लोन, जहां लोन आ गया वो तो एसेट हो ही गया। किसको दिया जा रहा है, सैलरीड क्लास को। सैलरीड क्लास हमारे खुदरा बैंकिंग में आता है, रिटेल बैंकिंग में आता है। पर्सनल लोन ये भी इंडिविजुअल को दिया जाना है, एक इंसान को दिया जा रहा है, तो इसके लिए ये भी रिटेल बैंकिंग में आएगा, यानी कि ये भी रिटेल बैंकिंग एसेट प्रोडक्ट है। विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 3 क्या है, फाइनेंस टू हेल्प ओन अ हाउस। हमने ऋण दिया, बैंक ने ऋण दिया, किसके लिए, ताकि ऋण लेने वाला एक अपना मकान बना सके। मकान कौन बनाता है, एक इंडिविजुअल बनाता है। जब इंडिविजुअल बनाता है वो हो जाता है फिर रिटेल बैंकिंग। यानी हमने जो लोन दिया, फाइनेंस दिया वो एसेट हो गया, इंडिविजुअल को दिया वो रिटेल बैंकिंग, यानी ये भी रिटेल बैंकिंग में आता है। और अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल्स, किसी ने अपना मकान बना हुआ है, उसको किराए पे उठाया, तो वो जो पैसा हमें किराए का मिलेगा, उसके अगेंस्ट भी हम ऋण देते हैं आदमी को। तो ये भी देखिए, ऋण हो गया तो एसेट हो गया, और किसको दिया, ओनर को। ओनर कौन है, एक इंडिविजुअल है, तो वो हो गया रिटेल बैंकिंग। तो ये भी रिटेल बैंकिंग का एसेट प्रोडक्ट हो गया। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए एक होटल ले लीजिए, होटल में भी तो हम किराए पे देते हैं ना कमरे, लेकिन वो हो गया कॉर्पोरेट, वो पर्सनल बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में नहीं आए। जहां मकान की बात हो रही है, जैसे यहाँ ओन हाउस, जो एक मकान, एक वाहिद एक अकेला मकान है, तो वो मकान तो हम लोग रिटेल बैंकिंग में। अंतिम विकल्प है लोन फॉर बिल्डिंग अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यानी एक पूरी बस्ती बसानी है। जहां बस्ती बसाई जाएगी वो तो एक इंडिविजुअल तो करेगा नहीं, वो करेगा कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट। तो ये एसेट तो है, लोन जो दे रही है एसेट तो है,
लेकिन ये रिटेल बैंकिंग का नहीं, ये आएगा कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो हमने देखा विकल्प नंबर 1, 2 और 3 ये रिटेल बैंकिंग के एसेट प्रोडक्ट हैं, जबकि विकल्प नंबर 4 एसेट तो है लेकिन ये रिटेल बैंकिंग करनी है कॉर्पोरेट का। तो यहां पे क्योंकि प्रश्न के अंदर नॉट लिखा हुआ है, इसीलिए विकल्प नंबर 4 ही सही है। सारे प्रश्न खत्म हो गए, चलिए हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट किया, व्यू स्कोर किया। व्यू स्कोर करने में देखिए 10 में से 10, यानी कि सारे हमारे प्रश्न सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ शंकाएं हैं, वो हट गई होंगी और आपको ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स पूरी तरह से समझ में आ गया। नमस्कार। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं YouTube पे तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए और आप उसको देख के फायदा उठा सकें, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल के निशान पे, बेल आइकन पे क्लिक करें। और ये भी बात बिल्कुल तय है कि अगर सब्सक्राइबर लोग बढ़ेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।